नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो सेल समूह हैं वो कितने भागों में वर्गीकृत है, उसके विस्तार कहाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र में वो विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से खनिज हैं। अब उसका विस्तृत अध्ययन हम देख लेते हैं एक एक करके सभी सेल समूहों का। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप पिछला क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अधिकतर चीज़ें पिछले क्लास में बता चुकी है और वही चीज़ें यहाँ रिपीट होंगी, तो मैं उनको दोबारा से आपको उतने अच्छे से तो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको पिछले क्लास में बता दिया है। तो एक बार आप पुरानी क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम देखेंगे कि जो आर्कियन या आद्य महाकल्पीय सेल समूह, तो इसे आर्कियन सेल समूह कहा जाता है। और ये कब बना था? तो ये आर्कियन युग में बना था। आर्कियन युग कौन सा युग? तो जब पृथ्वी लावा के रूप में थी और वो जमना चालू हुई तो वो चट्टान के रूप में ठोस होती गई, उसी युग को आर्कियन युग कहा जाता है। आप मुख्य रूप से ये समझिएगा, मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है, अभी मैं इतना ही बताऊँगा। फिर हम देखते हैं कि निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो तब तो पिघली हुई पृथ्वी जो थी वो ठंडा होती गई, मैंने आपको यही बताया था। अब इसमें जीवाश्म रहित सेल समूह होता है। तो जीवाश्म रहित क्यों? तो एक लावा के रूप में थी। अगर लावा में आपके पेड़ पत्ते जीव जंतु कुछ भी चीज़ अगर दबे रहे होंगे तो वो उनका पूरी तरीके से नष्ट हो चुके रहेंगे, उनका कोई भी चीज़ कुछ भी अवस्था में वो प्राप्त नहीं होंगे। जीवाश्म उनका कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उन्हें इस सेल समूह को जीवाश्म रहित सेल समूह कहा जाता है कि उसमें जीवाश्म की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर आर्कियन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सर्वाधिक प्राचीन होता है। आर्कियन शब्द का जो अर्थ होता है वो सर्वाधिक प्राचीन होता है, क्योंकि सबसे पुराने समय में ही निर्मित हुए थे। अब ये जो होते हैं इसमें शामिल जो होते हैं अवर्गीकृत क्रिस्टलीन आइस, अवर्गीकृत क्रिस्टलीन आइस इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये जो कायांतरण के कारण, मतलब लंबी अवधि में जो मौसमी परिवर्तन होने के कारण ये जो है ना आग्नेय चट्टान अभी जो विद्यमान है उनका रूप शुरू में जो आग्नेय चट्टान थे उनसे बिल्कुल भी अलग हो गया है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है भाई, पूरा डिटेल तो नहीं बताया गया यहाँ, केवल लिखा गया कि कायांतरण कैसे हुआ? तो लंबी अवधि के मौसमी परिवर्तन के कारण इनका कायांतरण हो चुका है। इसको मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। फिर इसमें किस किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ग्रेनाइट होती है। इसमें धारवाड़ समूह के जो शिल्पी घाटी सीरीज की जो अवसादी चट्टानें हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें नीस और शिष्ट चट्टानें हैं और अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान भी आर्कियन चट्टान में आते हैं। फिर इसका विस्तार देखा जाए तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आपका आर्कियन सेल समूह पाया जाएगा। और ये विशेषकर आपको देखोगे तो ये महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में इसका कुछ विस्तार देखने को मिलता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में विस्तार उच्च भूमियों में ही देखने को मिलता है आपको। फिर बस्तर के पठार के क्षेत्र में भी इनका विस्तार देखने को मिलेगा आर्कियन सेल समूह में। और ये जो है 50% क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में ये इन्हीं सेल समूह की मात्रा है। ये सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट में प्रमुख है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चट्टान जब निर्मित होगा तो उसका मुख्य आधार आर्कियन ही होगा, क्योंकि सबसे पहले जो चट्टान निर्मित हुआ वो आर्कियन ही हुआ था। तो जो सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट में ये सबसे प्रमुख चट्टान है। अब दंडकारण्य क्षेत्र देखेंगे तो दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी चट्टान से निर्मित होता है। कौन कौन से क्षेत्र देखें हम? महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में, बस्तर के पठारी क्षेत्र में दंडकारण्य का अधिकांश भाग का जो चट्टान है इसी से निर्मित हुआ है। ठीक है। अब दंडकारण्य के जो 75% भूभाग है वो आद्य ग्रेनाइट तथा आद्य शैलों से निर्मित होता है। आद्य ग्रेनाइट के आद्य शैल मतलब जो पुराने ग्रेनाइट और पुराने शैल हैं उसी से निर्मित हुए हैं। अब यह अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक और हार्नब्लेड से बनी हुई है। ये जो दंडकारण्य क्षेत्र की जो चट्टानें हैं ना, आद्य ग्रेनाइट, आद्य शैल, ये भी अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है और इनमें मुख्य है ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक,
हॉर्न ब्लेड, ये सब। तो मुख्य रूप से आप एक बार इन सबको पढ़िएगा ज़रूर, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। लेकिन मैंने विशेषकर जो पहले क्लास में बताया था कि कौन कौन से चट्टान हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर विशेष है। इसमें आपको मेन पॉइंट याद रखना है 50% छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह, बस्तर के पठारी क्षेत्र, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में, दंडकारण्य के अधिकांश भाग में, और उसमें भी 75% कौन सा है तो आद्य ग्रेनाइट और आद्य शैल, ये विशेषकर आप याद रखिएगा। फिर जो बैलाडीला क्षेत्र है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे पुराने आग्नेय शैलों से निर्मित है, सबसे पुराने शैलों से। तो ये कौन सा शैल? आग्नेय शैल से। तो बैलाडीला की पहाड़ी, ये विशेषकर याद रखिएगा, आपकी इंपॉर्टेंट है। जो बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं वो आग्नेय शैल के भी सबसे पुराने शैल से बनी हुई हैं। फिर जो कोरबा बेसिन का क्षेत्र है, कोरबा बेसिन के क्षेत्र में भी ये आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं, जिसमें आपके श्वेत अभ्रक, कापू, गुठिरमिया, खरहा, डोलिन, पेंड्रा, लोरमी पठार, उपरोड़ा, कोरबा, ये सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये जो बेसिन है इसके चट्टानों का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये दे दिया गया है कि पश्चिम से बता दिया गया है कि ये जो बेसिन है कोरबा बेसिन, इसमें जो चट्टान है उनकी ढाल किस ओर है तो एक पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखेंगे पश्चिम ये है तो ये इस ओर ढाल है इनकी, न कि इस ओर। ठीक। फिर जो इसमें जो प्रमुख चट्टानें थे हमने देखे, प्रमुख चट्टान। अब ये जो प्रमुख चट्टान है विशेषकर कौन कौन से क्षेत्र में पाए जा रहे हैं तो जो ग्रेनाइट, आपका जो ग्रेनाइट चट्टान है वो ग्रेनाइट चट्टान उर्देना, लामी दरहा, इनके चारों ओर फैली हुई है, उदेरना और लामी दरहा के। अब ये जो चट्टान है वो सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में भी फैली हुई है, सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में, रायगढ़ और जसपुर जिलों में ग्रेनाइट के रूप में अब कहीं कहीं पर लौह ऐसे की मात्रा विद्यमान है। अब जब भी देखें किसी भी सेल समूह को तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्थान पर उसी प्रकार के ही सेल समूह पाया जाए। जब हम मिट्टी भी देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उस क्षेत्र में ज़्यादातर अगर उस मिट्टी की मात्रा है तो आसपास और दूसरी मिट्टी नहीं पाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की मिट्टी चट्टानें पाई जा सकती हैं। तो वही जो ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं पर लौह ऐसे की मात्रा विद्यमान है, यही बताया जा रहा है। फिर डोंगरगढ़ के जो आसपास का जो गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें हैं, वो जो गुलाबी रंग की जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो डोंगरगढ़ के आसपास पाई जाती है, ये बताया जा रहा है। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अब ग्रेनाइट आपने देखा ही होगा, जनरली आपके जो किचन होते हैं वहाँ इन्हीं चट्टानों का ही प्रयोग किया जाता है। अब इनमें आप देखेंगे कि खनिज तो आपके आर्काइन चट्टानें भी पाए जाएंगे, लेकिन उनका दोहन हम करेंगे तो उनके दोहन से ज़्यादा जो हमें लाभ होना है उससे ज़्यादा हमको उनको निकालने में, उन खनिजों को निकालने में ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चट्टानें बहुत ही मजबूत होती हैं। आपने देखा ही होगा जो ग्रेनाइट लगते हैं वो कितने मजबूत होते हैं। तो ये जो चट्टान हैं इनको खोद कर वहाँ से खनिज निकालना ही बहुत मुश्किल जाता है। तो इस वजह से यहाँ से खनिजों की प्राप्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ठीक। तो ग्रेनाइट के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये जो नीच सिस्ट, ये कोरबा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ किलोमीटर तक ये नीच सिस्ट पाए जाते हैं। अब जो नीच पट्टी है, ये नीच पट्टी दिया है, वो दो पट्टियाँ होती है इसकी। एक पहली पट्टी के अंतर्गत चिल्फी घाटी में पुरानी नीच शैल और पहाड़ी भागों में, और दूसरी पट्टी जो है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब रायगढ़ और कोरबा घाटी में जो नीच शैलें दिखाई देती हैं, रायगढ़ और कोरबा की घाटी में जो नीच शैलें दिखाई देती हैं वो भी आर्कियन शैल समूह की ही है, आर्कियन शैल समूह की ही है। कौन? रायगढ़ और कोरबा घाटी में जो नीच शैलें दिखाई देती हैं वो। तो ये था आपका आग्नेय चट्टान। विशेषकर आपको इतना ही याद रखना है कि कौन से युग में इसका निर्माण हुआ था, कौन कौन से चट्टान इसमें पाए जाते हैं और उन चट्टानों का फैलाव कहाँ का है। विशेषकर छत्तीसगढ़ के सभी भागों में है, लेकिन विशेषकर बस्तर के पठार में, महानदी सीमांत उच्च भूमि में, दंडकारण्य क्षेत्र में बैलाडीलक पहाड़ियाँ हैं। अब ये जो इनमें जो विशेषकर चट्टानें पाई जाती हैं ग्रेनाइट, वो कहाँ है तो आपके डोंगरगढ़ में ये गुलाबी रंग की ग्रेनाइट है। आपके सारंगगढ़ क्षेत्र हो गए, ये उर्देना और लामी दरहा क्षेत्र हो गए, रायगढ़ और जसपुर के अधिकांश क्षेत्र हो गए, इन सब में ग्रेनाइट पाए जाते हैं। तो एक क्रम से आप देखेंगे तो जसपुर, रायगढ़, सारंगगढ़ ये लाइन से हो गए, और इस साइड आप देखोगे तो डोंगरगढ़ इस क्षेत्र में ग्रेनाइट। और नीच सिस्ट जो है कोरबा छत्तीसगढ़ के जो कोरबा वाला एरिया है, इसके कुछ दूरियों में भी आसपास के क्षेत्रों में आपके ग्रेनाइट नीच सिस्ट पाए जाएंगे, आर्कियन चट्टान पाए जाएंगे, नीच सिस्ट। अब बोलोगे कि आप जो कोरबा का जो क्षेत्र है सर, वहाँ तो आपने बताया था गोंडवाना शैल पाए जाते हैं। तो मैंने वही बताया कि किसी विशेष क्षेत्र में
किसी सेल समूह की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ दूसरी सेल समूह नहीं पाई जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा सेल समूह कौन था? धारवाड़ सेल समूह। अब जो धारवाड़ सेल समूह है वो, इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। जैसे आर्कियन सेल समूह का आर्कियन युग में हुआ था, वैसे इसका प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान मैंने बताया था, जो पत्थरों के टूटने फूटने से, पहाड़ों के टूटने फूटने से जो लगातार परत दर परत एक चट्टान का निर्माण होते जाता है करोड़ों वर्षों में, वो अवसादी चट्टान कहलाते हैं। तो ये इसमें मुख्य रूप से अब नीस या नाइस, ग्रेनाइट और साइनाइट ये क्यों पाए जाएंगे? तो अब जब जो आर्कियन चट्टान है वो टूट फूट रहे हैं, जिनमें कि प्रमुख रूप से ग्रेनाइट चट्टान है, आपके नीस चट्टान है, तो उनका भी तो अपरदन हो रहा है। और वही अपरदन किसी एक विशेष जगह पर जब जमने लग रहे हैं तो उस सेल समूह में भी तो उनकी मात्रा पाई जाएगी। तो धारवाड़ सेल समूह में भी ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है। अब इनका निर्माण कब हुआ? तो ये 2.50 करोड़ वर्ष पूर्व, 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 2.250 करोड़ वर्ष पूर्व, ये समझेंगे आप। तो इतने वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ है। अब जो आर्कियन की नीस और शिष्ट चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है, वहीं मैंने आपको बताया। फैलाव का है तो आर्कियन सेल समूह के ऊपर मैंने आपको शुरू क्लास में बताया था कि जितने भी चट्टान आपके निर्मित होंगे उन सब का आधार क्या रहेगा? तो आर्कियन सेल ही रहेगा। और इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि ये आर्कियन सेल समूह के अपरदन से ही बने हैं और उसमें ही जीवाश्म की मात्रा नहीं थी, तो इसमें भी नहीं पाई जाएगी। अब जो खनिज है, इसमें अधिकांश खनिज जैसे लौह अयस्क हो गया, टीन हो गए, कोरंडम हो गया, हीरा हो गया, यही सब पाए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज की प्राप्ति जो धारवाड़ सेल समूह में पाई जाती है। तो खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न सेल समूह बोला जाए तो वो आपका धारवाड़ सेल समूह होता है। इसको धार से याद रख सकते हो, लोहे में धार होता है, टीन में धार होता है। तो धारवाड़ सेल समूह में आपके लोहे और टीन ये सब पाए जाएंगे। अब ये जो इसके जो खनिज प्राप्त होते हैं, ये जो चट्टानें जो धारवाड़ सेल समूह हैं जिस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, उन्हें मुख्य रूप से 3 सीरीज में बांटा गया है। अब छत्तीसगढ़ में देखेंगे इनको तो इन सेल क्रमों को 3 सीरीज में विभक्त किया गया है, जिसमें एक है आपका दुर्ग संभाग, दूसरा है रायपुर संभाग, एक है बस्तर क्षेत्र। तो दुर्ग संभाग में कौन सा? तो चिल्फी घाटी क्षेत्र या चिल्फी घाटी सीरीज, रायपुर में सोनाखान सीरीज, और आपके बस्तर का लौह अयस्क सीरीज। बस्तर का क्षेत्र जो बैलाडीला वाला हो गया, जगदलपुर वाला हो गया, इन क्षेत्रों में। तो इन 3 क्षेत्रों में इन्हें डिवाइड किया गया है धारवाड़ सेल समूह को। तो बस्तर के चिल्फी घाटी सीरीज में तो इसकी मात्रा थोड़ी कम है, सर्वाधिक आपकी इसकी बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलती है। और जो रायपुर संभाग के सोनाखान संस्तर है, तो इसका जो खोज जब हुआ सोनाखान की पहाड़ियों में, ये जो श्रेणी प्राप्त हुई, तो उसका 1899 में F.H. स्मिथ ने सोनाखान संस्तर नाम दिया था। तो नाम किसने दिया था? तो ये आपको याद रखना, F.H. स्मिथ ने इसका सोनाखान संस्तर नाम दिया है 1899 में। फिर अब ये जो हमने शुरू में जब हम पढ़ रहे थे कि मध्यवर्ती चट्टानें आग्नेय में, तो हमने पढ़ा था वहाँ डाइक, जो लंबवत जो लावा, जो मैग्मा धरातल तक पहुँच नहीं पाता है, और जो भूमि की विभिन्न प्रकार की जो आकृति उनमें जमा हो जाती है, तो जो लंबवत प्रकार की जो दरारें रहती हैं उनमें जब लावा जमा हो जाता है तो उसे हम डाइक कहते हैं। तो ये जो डाइक प्रकार की जो चट्टानें हैं वो आपके सोनाखान संस्तर में प्राप्त होती है, और इनका रंग कैसा है? तो गुलाबी। ये हमने पहले क्लास में भी देखा था। और फिर देखेंगे तो चिल्फी घाटी तथा शाकोली श्रेणी के समान, ये जो अब सोनाखान क्षेत्र की जो धारवाड़ श्रेणी की जो सेल हैं, वो उनकी जो श्रेणी किस समान की है? तो चिल्फी घाटी श्रेणी और साकोली श्रेणी के समान है। उसी प्रकार जो चंद्रपुर संस्तर है, इसमें आप देखेंगे तो शैल एवं चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर से कांप मिट्टी अलग करती है। अभी इन जो सेल समूह को है, शैल एवं चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर से कांप मिट्टी द्वारा अलग होती है। तो जो चूना पत्थर का जो सेल समूह है, और ये जो आपके धारवाड़ सेल समूह है, वो आपके कांप मिट्टी के द्वारा अलग होते हैं इस चंद्रपुर संस्तर में। तो इस धारवाड़ सेल समूह की कुछ मात्रा चंद्रपुर संस्तर में भी पाई जाती है। अब इसका हम विस्तार देख रहे हैं। तो इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में? तो पूर्वी 3 सीरीज तो हम लोग देख लिए, एक दुर्ग संभाग का, एक रायपुर संभाग का, एक बस्तर का। अब
इसका मुख्य रूप से हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्रों में, तो पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में आपके बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वाड्रफ नगर में, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में कवर्धा हो गया, दुर्ग हो गया, बेमेतरा, बालोद, इन सब क्षेत्रों में आप देखिएगा। फिर दंडकारण्य जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं बस्तर के संभाग, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मोहला, इन्हीं सब क्षेत्रों से आपके लौह अयस्क की प्राप्ति भी होती है। इन्हीं क्षेत्रों में आपके टीन के भी भंडार प्राप्त होते हैं और हीरे के भी भंडार इन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त हैं। तो विशेषकर दंडकारण्य क्षेत्र आपको विशेषकर याद रखना है। फिर आप देखेंगे अब आप हमारी जो भौगोलिक संरचना है छत्तीसगढ़ की, वो 4 रूप से डिवाइडेड है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक छत्तीसगढ़ का मैदान और एक दंडकारण्य क्षेत्र, और चौथा होता है सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट। तो ये जो धारवाड़ सेल समूह है वो बाकी 3 जगह प्राप्त होती है, केवल जसपुर सामरी पाट में इसकी प्राप्ति नहीं होती है। केवल जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में आपके धारवाड़ सेल समूह की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4 जो भौगोलिक विभाजन है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसके 3 क्षेत्रों में इसकी प्राप्ति है, केवल चौथा क्षेत्र जो है जसपुर सामरी पाट उस क्षेत्र में प्राप्त नहीं होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो मध्यवर्ती घाटी जो है इसमें भी इनकी प्राप्ति होती है। जैसे मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट है, कहीं कहीं पर क्वार्जाइट भी पाए जाते हैं। झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास भी इनका जमाव देखने को मिलता है। फिर इस क्षेत्र का जो बड़ा भाग है वो वाला तथा भ्रंशन द्वारा प्रभावित है, तो ये विशेष उतना महत्व नहीं रखता। अब इसमें प्रमुख चट्टान में एक हेमेटाइट और क्वार्जाइट भी था। और ये जो था धारवाड़ समूह, जो धारवाड़ सेल समूह है वो कडप्पा से पहले निर्मित हुए थे, और एक कडप्पा से पहले जो निर्मित हुए थे उसके जो उनकी जो श्रेणी है वो आपकी खैरागढ़ श्रेणी में मिलेगी, जो कि कडप्पा के पूर्व की सेलें हैं। आपके नांदगांव श्रेणी भी कडप्पा के बाद की सेलें मिलती हैं। जो खैरागढ़ की जो श्रेणी है वो कडप्पा के पूर्व की श्रेणियाँ हैं, और जो नांदगांव की जो श्रेणी है वो कडप्पा के बाद की सेल समूह है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दल्ली राजा क्षेत्र में भी इनकी चट्टानें पाई जाती हैं, दल्ली राजा के राव घाट, ये सब क्षेत्र में भी आपके। अब ये जो इसमें जो हेमेटाइट और जो क्वार्जाइट होता है वो अत्यधिक कठोर तथा कड़ी चट्टानें होती हैं। टाइट, इसी से याद रखना, टाइट कठोर, ऐसे करके कठोर चट्टानें होती हैं। अब इसमें जो गहरी काली लौहमयी हल्की सिलिका धातुओं की परत से बनी होती है। अब ये जो हेमेटाइट क्वार्जाइट जो है, जो धारवाड़ सेल समूह में पाई जाती है, वो गहरी काली लौहमय हल्की सिलिका युक्त धातुओं से बनी होती है, ठीक है। इनकी क्षेत्र दल्ली राजा क्षेत्र और जो खैरागढ़ और नांदगांव क्षेत्र थे, तो जो नांदगांव का था वो कडप्पा के बाद का है। नांद से नया नया याद कर लें, ना से नया, ना से नांदगांव। और जो खैरागढ़ का था तो खैरागढ़ वाला कडप्पा के पूर्व की थी, लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक। तो ये था आपका धारवाड़ में मुख्य यही था कि इसमें 3 सीरीज़ आपको याद रखना है, चिल्पी घाटी सीरीज़, रायपुर संभाग की सोनाखान सीरीज़ और बस्तर संभाग की लौह अयस्क सीरीज़, सोनाखान और चिल्पी, ये तीनों आपको याद रखना है। जो सोनाखान की वो डाइक के रूप में है और गुलाबी रंग का है, ये आपको याद रखना है। चिल्पी घाटी श्रेणी और साकोली श्रेणी की ही समान है सोनाखान संस्तर। फिर मुख्य रूप से आप देखोगे तो इसमें जो खनिज के रूप से सबसे समृद्ध जो सेल समूह है वो आपका धारवाड़ सेल समूह है, ये आपको देखना है। ये बना कैसे था, तो अवसाद है, अवसादी चट्टान है, सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। बना कैसे था, तो अपर्दन से किसके, आर्कियन और नीस और शीश चट्टानों के अपर्दन से बना था, और इसका आधार भी आर्कियन सेल समूह है। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। फिर इसी प्रकार जब आगे आप देखेंगे तो इसमें जो 4 भौगोलिक विभाजन है छत्तीसगढ़ के, उसके 3 विभाजनों में पाया जाता है, और जो चौथा क्षेत्र जो होता है जसपुर सामरी पाट का, उसमें नहीं पाया जाता है। ये विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा दंडकारण्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके जो फैलाव हैं वो। बाकी हमने आगे देखा। अब आगे हम कडप्पा सेल समूह देखते हैं। तो जो कडप्पा सेल समूह है उसकी जो खोज हुई थी, जैसे धारवाड़ सेल समूह, आप धारवाड़ का एक और याद रखना कि ये जो धारवाड़ सेल समूह है, धारवाड़ जो सेल समूह है, ये ना कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले खोजा गया था, और उसी के आधार पर इसका धारवाड़ सेल समूह नाम रखा गया है। उसी प्रकार जब आप कडप्पा देखोगे तो ये कडप्पा जो सेल समूह है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में खोजा गया था, और इसी के नाम पर इस सेल समूह का नाम कडप्पा रख दिया गया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के सेल के नाम पर ही कडप्पा सेल समूह रख दिया गया।
और ये क्या है, अन्य नाम ये पुराना संघ भी बोला जाता है। ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, ये दूसरी अवसादी चट्टान है। पहले अगर बोला जाए तो सबसे पहले धारवाड़ है, फिर दूसरे नंबर पे कडप्पा है। फिर ये ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। और कडप्पा सेल समूह में विशेषकर चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्जाइट आदि पाए जाते हैं, विशेषकर चूना पत्थर। तो जो महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है आपका, जो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जो महानदी ये जो बेसिन है, इस क्षेत्र में आपके विशेषकर चूना पत्थर पाए जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक आपके जो सीमेंट फैक्ट्रीज आपको मिलेंगे, सर्वाधिक बलौदाबाजार क्षेत्र हो गया, आपके चांपा क्षेत्र हो गया, रायपुर क्षेत्र हो गया, इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। फिर इसमें उस चूना पत्थर के अलावा बलुआ पत्थर, एस्बेस्टॉस और संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है कडप्पा सेल समूह। ठीक है, अब इसका जो फैलाव है वो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% है। मैंने आपको बता दिया था कि दूसरा सबसे पहले तो आर्कियन है, दूसरा आपका कडप्पा है, तीसरा आपका गोंडवाना है, चौथा आपका दक्कन ट्रैप बोल सकते, चौथा आपका धारवाड़ मिलता है, और पाँचवा में, चौथा में आपका धारवाड़ मिलता है, और पाँचवा में आप जब देखोगे तो आपका दक्कन ट्रैप मिलता है। तो दूसरा सर्वाधिक है 25 से 30%, ये याद रखना आप। फिर आधारी संस्तर, आधारी संस्तर ये बलुआ पत्थर है। फिर बैगनी रंग की बलुआ पत्थर संजारी बालोद में पाई जाती है। बैगनी रंग की जो बलुआ पत्थर है वो संजारी बालोद में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रंग के आधार पर आपको बता दिया गया है। जैसे जो ग्रेनाइट है गुलाबी रंग की, वो आपके डोंगरगढ़ क्षेत्र से प्राप्त होती थी, उसी प्रकार से आपके बैगनी रंग की जो बलुआ पत्थर है वो संजारी बालोद क्षेत्र से पाई जाती है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। अब जो इसका विस्तार था वो कौन से क्षेत्रों में, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में, जो महानदी बेसिन है, छत्तीसगढ़ की बेसिन है, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। मुख्य रूप से मैंने आपको बताया रायपुर के उच्च भूमि, पूर्वी बस्तर, पश्चिमी बीजापुर क्षेत्र में, महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदानों में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा सेल समूह की है। वही चीज़ है। फिर कडप्पा सेल समूह से क्षैतिज अवसादी सेलों पर महानदी मैदान बना हुआ है। अब उसी क्षेत्र में है तो जो महानदी का मैदान है इन्हीं सेल समूहों के ऊपर में बना हुआ है, यही बता रहा है। फिर चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है, चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है, जिसके आधार पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। चूना पत्थर संस्तर कहीं कहीं पर 650 मीटर मोटी है। ये जो हमारे महानदी बेसिन में जो चूना पत्थर सेल पाए जाते हैं वो कहीं कहीं पर इसकी जो मोटाई है ना वो 650 मीटर मोटी है। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है, इसकी मोटाई सर्वाधिक 650 मीटर। फिर अभी दो क्रम में इसको बांट देते हैं हम, ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा। ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा, तो जो सारंगढ़ और रायगढ़ के मैदान में जो विस्तृत है उसको ऊपरी कडप्पा कहा जाता है, और रायगढ़ जिले के जो चूना पत्थर है इसी क्षेत्र में आते हैं। और जो शक्ति क्षेत्र है, शक्ति तहसील, ये निचली कडप्पा में आता है। तो आपको अगर छत्तीसगढ़ का मैप ध्यान में होगा, याद होगा, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर रायगढ़ है आपके, और इस क्षेत्र में आपका शक्ति पड़ता है। तो रायगढ़ ऊपर है, सारंगढ़ के पास सारंगढ़ ये है, सारंगढ़ रायगढ़। तो इस क्षेत्र में ऊपरी कडप्पा और शक्ति थोड़ा नीचे पड़ता है, तो वहाँ निचली कडप्पा। ये चीज़ आपको रिलेट करने में आसानी होगी। तो हमने देखा क्या, कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह वही है कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के में सबसे पहले इस सेल समूह की खोज हुई थी, तो उसी के आधार पर कडप्पा सेल समूह नाम रखा गया। ये भी अवसादी चट्टान है दूसरे क्रम की, याद रखना। दूसरे नंबर में सर्वाधिक विस्तृत है हमारे छत्तीसगढ़ में। चूना पत्थर इसमें मुख्यतः है, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज भी याद रखना। और इसके साथ साथ इसमें बलुआ पत्थर भी पाए जाते हैं, और उसमें भी बैगनी रंग की जो बलुआ पत्थर है संजारी बालोद में पाई जाती है। ये मुख्य की पॉइंट है आपके। फिर जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर जो महानदी बेसिन में ही सर्वाधिक रूप से इसका जो फैलाव है चूना पत्थर का महानदी बेसिन में, और इसी क्षेत्रों में इसलिए यहाँ जो सीमेंट उद्योग का निर्माण सर्वाधिक है। वही यहाँ आगे बताया गया है कि जो कडप्पा सेल समूह है वो, और इसी कडप्पा सेल समूह के ऊपर जो महानदी का मैदान बना हुआ है, और कहीं कहीं पर इसकी मोटाई जो है चूना पत्थर की वो 650 मीटर तक मोटी है। तो ये आप देखिएगा, इन की पॉइंट्स को याद रखिएगा। और ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा मैंने आपको बता दिया था कि जो सारंगढ़ रायगढ़ के मैदानी का विस्तार है वो ऊपरी कडप्पा में आता है, और जो शक्ति तहसील क्षेत्र है वो निचली कडप्पा में आता है। ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी आप इसको ऊपरी और निचली में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आगे के सेल समूह हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो इतना आप 1 से 2 बार इन वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको आसानी से ये सेल समूह के बारे में याद हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, बार बार याद पढ़ने से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।